हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है लंब अक्ष प्रमेय है। और लंब अक्ष प्रमेय इतना महत्वपूर्ण है, इसके पहले हमने समांतर अक्ष प्रमेय कराया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और उससे भी छोटा हमारा लंब अक्ष प्रमेय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आप लोग यदि एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों में पूछा जाता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं बच्चों लंब अक्ष प्रमेय। इसके पहले सबसे पहले आपको डायग्राम सीखना होगा कि लंब अक्ष प्रमेय किस प्रकार से हम समझेंगे। तो मैं मान के चलता हूं बच्चों, कोई हमारे पास एक तल है। पहले हम तल मानकर चलते हैं। देखो, किसी समतल पटल पर उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण, मतलब एक समतल पटल हमको दिख रहा है, सिंपल है, भी समझो। अब इस पर एक अक्ष है, अक्ष मान के चलता हूं इस प्रकार से लंबवत है। अब इस अक्ष के परितः कोई पिंड घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप तभी समझ पाओगे। ये हमारे पास समतल पटल है, समतल पटल पर एक लंबवत अक्ष है और इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, मतलब कोई पिंड घूम रहा, घूर्णी गति कर रहा है। तब इस पिंड के इस अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है, इसके ही जैसे दो अन्य तलों, जो हमारे पास ये तल है, इससे ही लंबवत दो अन्य तलों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। बिल्कुल चिंता ना करें, इसको हम अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक अक्ष कुछ इस प्रकार से मान के चलता हूँ कि बच्चों ये मेरा जेड अक्ष है, इसको मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एक्स अक्ष है, और इसको मैं मान के चलता हूँ ये मेरा वाई अक्ष है। अब इस पर एक निकाय है, एक कण है कुछ इस प्रकार से। ये कण है बच्चों, ये कण जो है उस अक्ष के परितः घूम रहा था। मैं जेड अक्ष के परितः कह रहा हूं, घूम रहा है, ओ जेड के परितः घूम रहा है। थोड़ा सा इसको मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। अब मैंने पहले ये कहा भाई साहब कि एक समतल है और उस समतल पर लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब इस पर कोई पिंड घूम रहा होगा, ये लंबवत है, कैमरा में दिखना ऐसा लंबवत होगा। अब ये मेरा भाई साहब एक अक्ष है जो कि किसी समतल पर लंबवत रखी है। तब इसके चारों ओर किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। उसी तल पर, ये जो हमारा तल एक और था, उसी तल पर दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। समतल है, उसमें हमने तीन अक्ष ले लिया, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है। तब मैं मान के चलता हूं कि एक कण है, पिंड पर एक कण हमारे पास, यहां पर मान के चलता हूं एक कण पी है। क्या है? एक कण पी, एक कण पी है, जो कि ये जो जहां पे तीनों अक्ष मिलते हैं, यहां से जो दूरी है आर है। क्या है बच्चों? आर है। अब मैं कह दूं कि ये एक्स अक्ष से दूरी बताओ और वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो आप वाई अक्ष से दूरी, यहां से दूरी हम एक्स को मानकर चलेंगे तो एक्स है, और एक्स अक्ष से दूरी बच्चों इसको हम मानकर चलेंगे वाई। क्या? वाई मानकर चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जब ये दूरी मापेंगे, इस दूरी को जब हम मापने जाएंगे तो ये जो हमारा वाई अक्ष देख सकते हो, वाई अक्ष के समांतर है, इसलिए इसको हम वाई दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? वाई दर्शाएंगे। और बच्चों जब हम इस दूरी की बात करेंगे, ये जो दूरी है वो किसके समांतर है? एक्स के समांतर, इसलिए हम इसको एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एक्स से दर्शाते हैं। ये जो है वाई है, तो ये वाई के समांतर, इसलिए एक्स से दूरी वाई लेकर चलेंगे। जब बात आ जाएगी बच्चों वाई से दूरी, तो ये जो है एक्स के समांतर, एक्स अक्ष के, इसलिए जब वाई से दूरी पी को लेकर चलेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा? एक्स मानकर चलेंगे। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसमें बोला क्या गया है भाई साहब कथन में कि किसी समतल पटल पर उस तल के लंबवत अक्ष की परितः, मैं कह रहा हूं लंबवत अक्ष जो हमारा जेड है, तो जेड इसका जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को ऐसे दर्शाते हैं। हमने क्या समझाया आपको भाई साहब कि हमारे पास एक समतल पटल है, उस पर एक लंबवत अक्ष है, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल पे स्थित दो लंबवत अक्षों की परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। मतलब दो और अक्ष है, एक हमारा एक्स है और दूसरा हमारा वाई है, तो उसी तल पर स्थित दो अन्य लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। यही लंब अक्ष प्रमेय है। लंब अक्ष प्रमेय में अक्ष जो है समतल के लंबवत है, इसलिए तो बोला लंब अक्ष प्रमेय। लंब अक्षों का प्रमेय मतलब कई सारे अक्ष हैं। शब्द से आप थोड़ा अर्थ निकालने की कोशिश करें। कई सारे बच्चों अक्ष हैं उसमें, तब बोला गया
कि भाई साहब कोई समतल पटल है, उस पर एक अक्ष लंबवत है, तब उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसी समतल पटल पर अन्य लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। हाँ, कंडीशन ये रहे कि जो अन्य दो अक्ष हैं वो एक दूसरे को उसी बिंदु पर काटें जिससे होकर पहला अक्ष लंबवत था। कहने का मतलब एक दूसरे को यहां पर बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, तो ये उसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे, ये जो है और ये उसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे जहां पर वो जो पहला हमारा अक्ष था वो लंबवत था। इतना क्लियर बच्चों? यानी एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल पर लंबवत दो अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना है, आप देख सकते हो। डायग्राम वही चीज़ है, हमने जो ये डायग्राम बनाया है तो ये थोड़ा सा उचित डायग्राम बच्चों, इसे आप लोग बना लें। और इसको नहीं बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई कुछ इस प्रकार से, कुछ नहीं, बस ऐसे मैं करूँगा तो ये मेरा एक क्या बन जाएगा, पिंड बन जाएगा। सिंपल है। पिंड पर एक कण P है, इस पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है ना भाई साहब। भाई एक पिंड है, एक कण से मिलकर तो बना नहीं हुआ, कई सारे कणों से मिलकर बना होगा, इसलिए कंडीशन ऐसा होता बच्चों। तो लंब अक्ष प्रमेय देख लो, किसी समतल पटल पर उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस तल पर स्थित लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिससे होकर लंब अक्ष गुजरता है। तो ये भी डायग्राम क्लियर है। तो फिर आगे हम प्रमाण की बात करते हैं बच्चों। प्रमाण में हम वही चीज़ लिखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक समतल पटल है जिस पर एक किसी अक्ष के परितः कोई पिंड क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, तब उस पर एक कण P है। जो कण P है बच्चों, यदि मैं कह दूं कि x अक्ष से दूरी कितना है तो x अक्ष से दूरी y मानकर चलोगे, y अक्ष से दूरी कितना है तो x मानकर चलोगे, और z अक्ष से दूरी तो आप r मानकर चलोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? तो आपको ये याद रखना है कि मैंने जैसे कहा, कुछ बच्चे पेपर टाइम में क्या करेंगे, बोलेंगे x अक्ष से दूरी x होनी चाहिए, जबकि नहीं। ये देखो जरा, x अक्ष से दूरी P की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y के समांतर, इसलिए y मानकर चल रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ, y अक्ष से दूरी y ना मानकर x मानकर चलेंगे, क्योंकि ये y अक्ष ये है बच्चों। यहाँ से दूरी, जब यहाँ से हम इस दूरी को लेकर चलेंगे तो ये जो दूरी है इसको हम इसके समांतर मानते हैं, इसलिए हम x मानकर चलते हैं। मतलब उल्टा है ना, x अक्ष से दूरी P की y और y अक्ष से दूरी x। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण जब हम निकालेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर माना लिखा है, माना कोई कण P है जिससे x, y और z अक्ष से दूरियाँ क्रमशः x अक्ष से दूरी y है, y अक्ष से दूरी x है और z अक्ष से दूरी स्मॉल r है। तब मैं आपसे यदि कह दूं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कह दूं कण P पर, कण P पर, कण P पर, यहां पर मैं, यहां पर देखो कण P पर या कण P का, ऐसा लिख दो, x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, x अक्ष के परितः, यानी x अक्ष के लिए। तो भाई x अक्ष से दूरी कितना है, कण का द्रव्यमान m और x अक्ष से दूरी y स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेगा इतना, है ना? चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कह दूं संपूर्ण पिंड का, तो भाई संपूर्ण पटल का मैं मान के चलता हूं, संपूर्ण पटल का Ix कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जोड़ दो ना m/2 को, समीशन लगा दो। अब बड़ी समस्या आ गई कि सर ये y² ना लिखकर x² लिख देते। ना 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 ना, x अक्ष से दूरी हमने y मानकर चला। जब दूरी की बात करते हैं तो ये y के समांतर होता है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार मैं पूरा हिंदी नहीं लिख रहा हूं, अभी समझा रहा हूं कि I बताओ तो समीशन लगा दो। एक कण के लिए mx², तो संपूर्ण के लिए समीशन लगा दो। ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार Iz की मैं बात करूंगा तो Iz आप कहोगे इस समीशन लगाकर r² कर दो। वाह यार, इतना सरल है? बिल्कुल सरल है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, हिंदी लिखना पड़ेगा। तो अब क्रम से देखो कि भाई मैंने कहा कण P का x अक्ष की परितः जड़त्व आघूर्ण m/2। तो जब संपूर्ण पटल की बात आ जाती है बच्चों तो समीशन लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? x के लिए हम y दूरी लेकर चल रहे हैं, इसी प्रकार हम
बाई अक्ष के परितः जब p कण का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो mx स्क्वायर रख देंगे। फिर बच्चों यदि हम कह दें z अक्ष के परितः, तो z अक्ष के परितः संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण तो i z कर दें। यहां तक यदि क्लियर है ना तो थोड़ा सा आगे चलें हम। यहां तक क्लियर है ना समीकरण 1 2 3 से? चीजें क्लियर है बच्चों? हम शॉर्ट एंड स्वीट नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। प्रमाण यहां से स्टार्ट है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम चलते हैं, मजा आएगा, हम प्रूव कर देंगे बहुत ही कम समय में। थोड़ा सा और आप समय दे दो। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा PMO, PMO में कहां पे है? PMO, PMO में 90 डिग्री कहां पे है सर? ये बताओ 90 डिग्री कहां पे है, बता सकते हो? तो 90 डिग्री ये जो दूरी है ना, ये लंबवत दूरी है बच्चों, तो यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो भाग है वो कर्ण कहलाता है। तो OP हमारा कर्ण है, इन दोनों में दो भुजाओं। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक भुजा PM और एक भुजा OM, एक भुजा PM और एक भुजा OM, ठीक है। तो OP का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, इसका मान है x स्क्वायर और इसका मान है y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा x स्क्वायर हो गया और इसको हम मानकर चलेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यदि हम m का गुणा कर दें तो MR स्क्वायर और MX स्क्वायर और MY स्क्वायर, दोनों पक्षों में m का गुणा कर दिए। संपूर्ण पिंड के लिए लगा देंगे दोनों पक्षों में समीकरण, तो MR स्क्वायर, MX स्क्वायर और MY स्क्वायर सिग्मा लगा दो। ये जो है IZ का मान है, ये जो हमारा IY का मान है, ये जो हमारा IX का मान है। या IZ बराबर ऐसा लिख सकते हैं IX धन IY। कुछ है ही नहीं बच्चों, कुछ नहीं है। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय हमने OP को कर्ण माना क्योंकि जो लंबवत दूरी है बच्चों तो यहाँ पर 90 डिग्री है। 3D है, समझ में नहीं आता, लगता है तो 45 डिग्री से भी कम है, लेकिन 90 डिग्री है, ध्यान रखियो आप लोग, ठीक है। तो पाइथागोरस कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका जो भी वैल्यू है हमने पुट कर दिया। OM जो है PN के बराबर है। OM जो है भैया, ये OM है वो PN के बराबर है, यहाँ पर हम n दे देते हैं, ठीक है। PN के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। OM बाई है, ये भी बाई है, बाई के समांतर इसलिए बाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम दोनों पक्षों में m का गुणा कर दिए, संपूर्ण पिंड के लिए समीकरण लगा दिए बच्चों। अब हम समीकरण जो भी 1 2 3 दिए हैं तो ये z अक्ष के लिए है, ये बाई जो है वो x अक्ष के लिए है, x जो है वो बाई के लिए है। सिंपल है, कुछ है ही नहीं है इसमें। भाई जो x होता तो बाई के लिए होता और यदि बाई है तो x के लिए है। सिंपल है, यही लंबअक्ष का प्रमेय है। बस इतना ही तो करना है। लंबअक्ष का प्रमेय कंप्लीट ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो फिर देर किस बात की बच्चों, फटाफट तैयार कर लो और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है ना तो 100 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा।